पहले लोकसभा होना है कि विधानसभा? पहले लोकसभा होना है, पहले लोकसभा लड़ लो, भाजपा को हरा लो, जो कि मजबूत है, कमजोर नहीं। जो समझे कमजोर, वो यहां से थोड़ा सा 15 लोग विधानसभा का टिकट मांगने आए, एक को ले लिया, 14 जाके क्षेत्र में विधायक वो विरोध करने लगे, सवेरे ही बुला के मुर्गा बना देते थे। क्यों? भाजपा साइन कराती है एक कागज पे, जाके विरोध नहीं करोगे पार्टी से निकाल देंगे। आज क्या है कि जितने नेता हैं उनको सबसे पहले जेल में डालो, पता चला वो जेल चले गए हैं तो मामला ही खत्म। फिर दो तरीके का फंड है, एक दिखने वाला है, एक जो नहीं दिखता है। बहुत अंदर से जानता हूँ बीएसपी को। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पर थोड़ा समाजवादी पार्टी के लीग से हटके हैं। इनका नाम है तारिक खान और मिस्टर खान जो हैं वो कभी भी नहीं चूकते सवाल उठाने से। कई बार तो ये सवाल अपनी पार्टी के लीडरशिप पे भी उठा देते हैं, जब वाजिब सवाल होते हैं तो ज़रूर उठाते हैं। इस बातचीत में सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि तारिक खान जैसा मैंने पहले कहा है थोड़े से हटके हैं लीग से। वो कभी भी सिर्फ पार्टी लाइन को पीटते नहीं रहते, एक डंडे से पानी को काटने की कोशिश नहीं करते। वो ये बता देते हैं भाई ये सही है, ये गलत है। अपने आप के, अपने क्रिटिसिज्म खुद के और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के क्रिटिसिज्म को वो पॉजिटिवली लेते हैं। यही उनकी खास बात है। आइए मिलते हैं तारिक खान साहब से। तो तारिक भाई ये बताइए, आपने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन करी? बहुत यंग लगते हैं आप तो। मैं पॉलिटिक्स आप कह नहीं सकते कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रखी है। थोड़ा मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, और अच्छा। मैंने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है, और मैं हिंदुस्तान के बाहर भी रहा हूँ, और फिर मेरा ट्रेनिंग वगैरह का भी काम था। और नोएडा में फ्लेक्स लिमिटेड है एक, यू फ्लेक्स लिमिटेड, वहां जी जी मैंने जी। 2-3 साल काम किया है। अच्छा जी। और के बाद कुछ फैमिली का बैकग्राउंड है और पॉलिटिक्स का, तो मुझे लगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, तो मुझे लगा कि बोलना ही ज्यादा बेहतर है। तो तो फैमिली का बैकग्राउंड बताइए, जो पॉलिटिक्स का आप बता रहे हैं कि किस तरह का बैकग्राउंड है फैमिली फैमिली का का। बैकग्राउंड, फादर मेरे यहाँ मेयर रहे हैं। यहाँ अच्छा। जो डिस्ट्रिक्ट, छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ चेयरमैन होता है। हाँ जो हाँ हाँ। म्युनिसिपल बोर्ड होते हैं, जैसे बड़े शहरों में मेयर होता है, वैसे जी ही जी। यहाँ पर वो रहे हैं 10 साल तक यहाँ पे। एक लखनऊ के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है बहराइच, वो हमारा जी जी। नेटिव लैंड, तो वहां से हैं वो, तो वो यहाँ पर रहे, तो उन्हीं की वजह से थोड़ा सा हम लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बस इतना ही है, और कुछ खास नहीं। तो उसमें पॉलिटिक्स में और यही किया जा सकता है, तो ये हमें भी शौक है थोड़ा सा, बस उस वजह से है आदमी इसमें। तो जनसभाओं को संबोधित करते समय आप, मतलब आप तो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा मजा आता होगा। जनसभाओं को संबोधित करते हुए जैसे किया बहुत है। जब मेरा हाँ हाँ। काम ही था, जब मैं ट्रेनिंग का काम मैंने किया 2-3 साल तक, तो काम ही यही है। तो अब जनसभाओं को संबोधित करना तो अच्छा तो लगता ही है, वोट भी मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा खाली मैं एक। जनसभा संबोधित कर देने से हाँ वोट हाँ। मिल जाए अगर, तो जैसे आपने जनसभा संबोधित की, संबोधित करने के बाद वोट कितना मिला, इंपॉर्टेंट ये है, जनसभा संबोधित करना इंपॉर्टेंट नहीं। कई लोग तो जाते हैं जनसभाओं में, तालियां भी खूब बजाते हैं, नेता को खुश भी रख देते हैं। एक हाँ शायद अब, मैं श्योर नहीं हूं, बट शायद शहनवाज हुसैन साहब हैं बीजेपी के। हाँ हाँ उनके जानता हूँ। जो घर के पास के बूथ में शायद उनको बेचारे को 3 वोट मिले थे, अब अपने आ घर के बताए, बगल में। इम्पोर्टेंट यही है कि आपने अपने यहाँ कितने वोट आपको मिले, कितनी आपने तालियां बजवाई, और कितनी ताली आप बजाना चाहते हैं, और कितना आप अच्छा बोल लेते हैं, उसके साथ साथ आपने वोट कितने दिलवाए अपने बूथ पर, ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब भाई, इस वक्त किस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है, ये तो किसी से छुपा है नहीं, तो वो चीजें अहमियत रखती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में।
तो मैं आज समाजवादी पार्टी ही हमारा जो चर्चा का विषय है, समाजवादी पार्टी के बारे में। आपको नहीं लगता कि नेताजी के जाने के बाद या नेताजी जब वृद्ध हो गए थे, थोड़ा वो जीवित थे तब भी, थोड़ी-सी पार्टी कहीं न कहीं अपने बेस से हिल गई है, अलग हो गई है थोड़ी-सी? देखिए, एक बात आप समझिए, देखिए जो पर्सन टू पर्सनल पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, ठीक? नेताजी एक अलग व्यक्तित्व था। मैं वाकई में नेताजी का फैन हूँ बहुत। क्यों? उसके एन नंबर्स ऑफ रीजन है। मैं 100 रीजंस गिना सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से नेताजी को देखा। उनका जो वक्त के अनुसार पॉलिटिक्स को समझना, राजनीति को परिस्थितियों के हिसाब से समझ लेने की लाजवाब क्षमता थी। मैं अगर हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करूंगा तो उसमें समाजवादी का प्रवक्ता इसलिए नहीं नेताजी को ऊपर रखूंगा, नहीं नहीं, रॉन्ग, नेवर। अगर मैं मतलब बायस्ड हुए बिना एक क्रिटिक्स के रूप में अगर उसका सिलेक्शन करूं तो नेताजी का स्थान बहुत ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो समझ थी राजनीति को परिस्थितियों के हिसाब से, वो लाजवाब थी। एक तो नेताजी की बात हो गई। अब अखिलेश जी का व्यक्तित्व अलग है, नेताजी का व्यक्तित्व अलग था। आप मिक्स नहीं कर सकते। अखिलेश जी की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरे पिताजी का काम करने का तरीका अलग था। लोग क्या चाहते हैं कि जो दूसरी पर्सनैलिटी हो वो हूबहू एडॉप्ट कर ले पुराने वाले की। क्या ये संभव है? मोदी जी अपना एक सक्सेसर बनाएंगे, नीचे कोई उतर के आएगा, मोदी जी विल रिटायर विद इन 4 to 5 years। क्या सेम क्वालिटी एक्सपेक्ट करते? क्योंकि मोदी जी का कोई बेटा तो है नहीं, तो कोई ना कोई उनका उत्तराधिकारी या पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं संभव है। क्यों? जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान के अंदर है, अखिलेश जी के अंदर अलग किस्म की क्वालिटी है। 5 साल उन्होंने जिस प्रदेश को जिस बेहतर किस्म से चलाया, जनता समझ नहीं पाई। मुद्दे कुछ और हो गए। अगर विकास ही मुद्दे पे वोट दिया होता तो अखिलेश जी को नो डाउट उनका सिलेक्शन बिल्कुल रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने काम को प्रायोरिटी देकर स्टेट को वो रास्ता दिखाया जिसपे आज भी ये चल रहे हैं। उसी रास्ते पे ये भी चल रहे हैं, मगर नाम बदलकर। हमने 10-90 किया था, उसको डायल 100 कर दिया, नाम बदल दिया, रास्ता वही पकड़े हैं। हमने हाईवेज बनाने, एक्सप्रेस वेज की शुरुआत की थी, रूट वही है। लैपटॉप वाली योजना पे भी ये आ रहे हैं, क्योंकि अदर प्रदेश उसको अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया को आईटी एनेबल्ड बनाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी का व्यक्तित्व अलग है, और नेताजी तो खैर उनकी समझ, उनकी निपुणता, उनकी राजनीतिक परिस्थितियों को समझना, उसके हिसाब से उनके लिए गए निर्णय, कब कहां किससे गठबंधन करना है नहीं है, इसकी समझ लाजवाब। मतलब मैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं समझता हूं। अखिलेश जी के अंदर अपना यंग है, डायनामिक है, उनके अपने काम करने का तरीका है, कैच करते हैं। पार्टी के आपको पता नहीं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव साहब से लोग प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करते हैं पार्टी में लोगों को इंडिविजुअली। ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी की क्षमता है जो मैंने देखी उनके अंदर। ये क्षमता उनको पार्टी एक, देखिए 2 छवि होती है नेता की, एक इनसाइड द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी। तो इनसाइड द पार्टी अखिलेश जी की एक शानदार छवि है। लोग प्यार करते हैं, वो लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे बहुत प्यार से मिलते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये पार्टी के अंदर उनकी क्षमता को बढ़ाती है, और पार्टी के नेतृत्व करने का उनको अधिकार लंबे समय तक देने की तैयारी की तरफ बढ़ती है। मैं ये कहूंगा क्षमता है उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रवक्ता हूं सिर्फ। एक और ये सारी बातें एक प्रवक्ता के रूप में इसको मत लीजिए, क्योंकि मैं चीजों को मतलब प्रवक्ता से हट के भी एग्जामिन करता रहता हूं। जी नहीं, आपको हमारे चैनल पे लाने का सबसे बड़ा जो मेरा मन था, मैंने मनीषा को इसलिए बोला आपसे बात करने के लिए, जी, क्योंकि आप प्रवक्ता की तरह सबसे कम आप ही बात करते समाजवादी पार्टी में। हाँ, क्योंकि देखिए मेरा सीधा सा मानना है कि प्रवक्ताओं को जनता सुन रही है, मान लेते हैं आपका चैनल लोग देख रहे हैं, है ना, आपको रेशनल भी रहना है।
वो बात जनता जो सुनने वाला है उसको भी समझ में आनी चाहिए कि नहीं ये ठीक कह रहा है। उसका जो लॉजिक बिहाइंड दैट होना चाहिए, वो जस्टिफाई करना चाहिए नॉर्मल ग्राउंड्स पे। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आप पार्टी का काम नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। मैं अपना काम करने के लिए नहीं बैठे यहां पे, हम लोग पार्टी का काम करने के लिए बैठे हैं। और पार्टी का काम यह है कि जो ऑडियंस उस टाइम फ्रेम में आपको सुन रही है उनको वो बात समझ में आनी चाहिए। वो बात समझ में आने के बाद उसका कन्वर्जन वोटों में होना चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। अब प्रवक्ता लोग ये भूल गए कि हमें कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, जो मुंह में आया वो कह दिया, जो समझ में आया वो कह दिया, अपनी गलती हुई तो माना नहीं। जैसे उदाहरण, हम मध्य प्रदेश हारे, हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मानना चाहिए। अब लड़े पड़े हैं कि नहीं हारे, नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं भाई, मैंने पहला स्टेटमेंट दिया, जीतने वाले को मुबारकबाद। भाजपा जीती ना, आज भाजपा का दिन है, हम नीतियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मगर भाजपा जीती है, मुबारकबाद। बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी तो मैं पुराने सवाल पे ही था कि आज जी मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। जी। तो हमारे यहाँ पे एक लड़का था जो कि यादव था, और वो उसके 10वीं में लगभग 84% आए थे यूपी बोर्ड से। हम्म तो उसने बताया मुझे कि आदरणीय मुलायम सिंह, और मैं बात बता रहा हूँ आपको 2001 की। तो उसने बताया कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव उसके घर पे आए थे सिर्फ इसलिए उसको बधाई देने के लिए कि तुमने जो है हमारा नाम ऊंचा किया है। और हम्म इसी सीरीज में 2012 की शुरुआत में हम्म अखिलेश यादव मेरे भी घर पे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम्म मेरा घर है, जौनपुर में। तो जो हम्म अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले थे, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, और जो हम्म अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद है, उसमें बहुत अंतर है। मुझे पता है आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं, मैं आप भी, कर सकते, जी आप कर जी, सकते मैं, हाँ हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि वो व्यक्ति जो मतलब जिसने सबके घर जा जाके, जब आप हम्म घर जाते हो तो आप एक व्यक्ति के घर नहीं जाते हो, आप उस पूरे गांव के घर जाते हो। आप हम्म सबको मैसेज देते हो कि भैया मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हम्म उसके बाद ये चलन ऐसे खत्म हुआ है समाजवादी पार्टी से, जो पर्सनल टच है, जो हम्म आदरणीय मुलायम सिंह यादव देते थे पर्सनल टच, अखिलेश हम्म यादव ने भी दिया 2011-12 लगातार देते रहे सबको। उसके बाद लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशों सा शहर हो गया है थोड़ा सा। अब देखिए ऐसा होता है ना कि अब मान लेते हैं कि उसके बाद हम सत्ता से बाहर हुए, 17 से, तो कोई तो वजह रही होगी, वजह तो रही होगी। एक तो बीजेपी का धर्म के ऊपर राजनीति करना एक वजह है, और भी वजह जरूर रही होंगी। हम अक्सर ये गलती करते हैं, पार्टियां अक्सर ये गलती करती हैं कि अपनी जो कमियां हैं उनको ढूंढने की लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ होगा, और पत्रकार या जो भी मीडिया जगत से लोग हैं उनको पूरी छूट होनी चाहिए कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आपको आकलन करना है कि हाँ फर्क हुआ होगा 12 वाले अखिलेश जी में और उसके बाद वाले अखिलेश जी में। लेकिन मुझे ये चीजें कम लगती है, इसलिए कि मुझे लगता है कि नहीं, अखिलेश जी के अंदर समझ है, लेकिन हो क्या रहा है, मतलब अगर ये देखें कि फेलियर जो हुआ समाजवादी पार्टी का, वो बेसिकली जो एक ट्रेंड बीजेपी ने स्टार्ट किया है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज है जो धर्म पे आधारित है। उस चीज को जनता समझने में अभी समय लगेगा, लेकिन उसका फायदा बीजेपी उठाती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूलभूत मुद्दों से दाएं बाएं भटकाकर, दाएं बाएं से निकालकर और वोटों के फॉर्म में उसको ले रही है, मगर क्या वाकई में उनको वापस वैसे ही मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो मैं एक सवाल पूछता हूं हमेशा बीजेपी से, आप बताइए, मुझे कोई जवाब दे। जैसे हमारी एक नीति है कि लोहिया साहब ने कहा कि समता मूलक समाज का निर्माण हो और आखिरी पायदान पे पढ़ा हुआ आदमी को हम ऊपर उठा के लेके आए, यही सिद्धांत समाजवादी का है। सोशलिज्म इज बेसिकली, चाहे मार्क्सिस्ट की मार्क्सिज्म की डेफिनेशन ले लो, कोई भी डेफिनेशन।
तो हम एक चुनाव हार गए तो क्या पीडीए खत्म हो गया, हमारी जातिगत जनगणना का मामला खत्म हो गया? अब ना उठाएं। हमने कहा 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को बनाया, तब तुम कश्मीर कह रहे थे कि धारा 370 हटा दो। 70 साल से उस मुद्दे को तुम पकड़े रहे। हम छोड़ दें 4 ही दिन में लोहिया जी की बात को छोड़ दें? कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पार्टी के सिद्धांती तुमने नहीं छोड़ा था। और हमसे आज मीडिया बूथ बैठ के क्या कह रहा है कि पीडीए हार गया, पीडीए खत्म, पिछड़े की बात नहीं मानी। अभी अभी हमने कहा घोसी मानी थी, मध्य प्रदेश में नहीं मानी, चलिए मान लिया, वहां एसटी भी है, तो हम छोड़ दें। अब हम पिछड़ों की बात करना छोड़ दें, ये बात करना छोड़ दें कि जब नौकरियां निकलती हैं, अभी ग्राम विकास अधिकारियों की नौकरियां निकली, ओबीसी का आरक्षण 15% था उसमें। क्या संविधान ने क्या जो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो 15% की बात करती थी? 27% की बात कर रहा, दिया आपने 15। तो मैं तो खुला कहता हूं कि तुम लोग नाश्ते में, सुबह हम लोग ब्रेड अंडा खाते हैं, तुम लोग नाश्ते में आरक्षण खा रहे हो भैया। लेकिन क्या है कि उस चेहरा जो हम दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर एक धर्म की पिक्चर, बड़ी सी फोटो लगा दी है, ऐसे लोग वो फोटो देख रहे हैं। लेकिन एक दिन पीछे वाली फोटो जरूर दिखाई देगी जो हम दिखाना चाहते हैं। अगर आज नहीं देख रहे हैं तो हम क्या वो पिक्चर दिखाना बंद कर दें जो असल फोटो है, जो लोहिया, जयप्रकाश नारायण और माननीय नेताजी ने सिखाया था, उसको छोड़ दें, उन सिद्धांतों को छोड़ दें, न बात करें कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए आदमी को हाथ पकड़ के घसीट के ऊपर लेके आना बराबरी में जरूरी है, उसकी बात करना छोड़ दें। तो क्या अगर तुमने छोड़ दिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी में जब जनसंघ बनी और जनसंघ के बाद जनता पार्टी में अपना विलय कर तो 1977 में भारतीय जनता पार्टी बनाई, तो क्या मुद्दे छोड़ दिए थे जब तुम्हारी 3 सीटें आई? नहीं छोड़े थे। तो मीडिया हमसे ये सवाल क्यों पूछती है कि बैकवर्ड का मुद्दा नहीं चला? ये बहुत हॉट सवाल है इस वक्त कि आपने बैकवर्ड की राजनीति की, नहीं चला। अरे भाई कैसे नहीं चला? आपने जब 80 में पार्टी बनाई, 2 सीट जीते थे, 3 सीट जीते थे, तब भी ये बात हो जाती कि हाँ भाई मुद्दा नहीं चला, आप पार्टी खत्म, बीजेपी डिसॉल्व कर देते, तब बीजेपी डिसॉल्व कर देते। हम कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाती है, कभी जनता उसको एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं एक्सेप्ट करती है। अगर नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो पार्टी डिसॉल्व कर दें। अगर इतिहास में ऐसा हुआ है तो हम समाजवादी पार्टी डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं। चलिए एक सवाल अगर भाजपा ने ऐसा किया है, एक सवाल है भाजपा वाले के लेकर के कि धर्म की राजनीति करते हैं, एंड अंडरस्टैंडेबल, कई बार नजर भी आ जाता है। लेकिन एक छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूं। तेलंगाना में AIMIM को 2.2% वोट मिले, उसमें उनको 7 सीटें मिली हैं, और भाजपा को 19% वोट मिले, उसमें उनको 8 सीटें मिली हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर समुदाय अगर 2.2 में, इसका मतलब उस समुदाय ने ब्लॉक में वोटिंग करी AIMIM को, तो इसको आप क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं कि ब्लॉक में वोटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वोटिंग होनी चाहिए। और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने BBC से बात करते हुए कही थी 1966 में कि भैया ये जो देश में हम तो तैयार ही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कांग्रेस वाला बोलता है भैया वो पंखे पे वोट डाल देना, कोई देश का बड़ा लीडर बोलता है इस पे वोट डाल देना, जनता उठा के वोट डाल देती है। तो कह रहे थे वो भीमराव अंबेडकर, और ये मुझे दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल कि लोग कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं जो प्रधानमंत्री कह दे रहा है, छोटू इसको वोट दे दो तुम लोग, सब लोग वोट डाल दे रहे हैं। ये चल क्या रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि दोनों समुदाय कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी मेजोरिटी है इस देश की, हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं ये काम। इसका सोल्यूशन देखिए, ये दो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट विंगर्स और राइट विंगर्स कहते हैं, ये शुरुआत आज नहीं हुई थी। मैं वही कहना चाहता हूं, ये उन्हीं की एक उपज है, ये जो ओवैसी बंधु हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो आप ये कह रहे हैं कि जो बल्क में वोट गया समुदाय का, एक MIM को गया और एक उनको गया, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैरामीटर्स ही आपके बदल गए। अब ना आपको कैंडिडेट देखना, ना सरकार देखना, ना नीति देखना, कुछ भी नहीं देखना। और इसकी शुरुआत कहां हुई थी? उसकी शुरुआत तब हुई थी जब मुस्लिम लीग डिमांड करती है
पाकिस्तान की, और साथ ही साथ सावरकर टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट करते हैं अपने कई जगह के संबोधन में जो उन्होंने किया हिंदू महासभा, कई जगह की। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब जब वो जेल से छूटे उसके बाद से 1921 में शायद वो जेल से निकल के आए, उसके बाद लगातार उन्होंने इस बात का समर्थन किया टू कि नेशन थ्योरी का समर्थन अंबेडकर ने भी किया था, जस्ट टू लेट यू नो, उन्होंने भी कहा था कि टू नेशन थ्योरी सही है। अगर अंबेडकर टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट कर रहे थे, चलिए अंबेडकर ने भी टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी बात करना मतलब यह है कि आप एक तरफ वोट इधर दीजिए और दूसरी तरफ वोट इधर दीजिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वोट देने के पैरामीटर्स बिल्कुल अलग ही होने चाहिए। ऐसे तो महिलाओं के ऊपर जब संविधान बन रहा था, जब वोटिंग राइट हो रहा था, तो यही नहीं तय हो पा रहा था कि वोट देने का अधिकार किनको दिया जाए। सबसे पहले तो यही बात हो रही थी कि जो थोड़ा जमींदार टाइप के लोग हैं उन्हीं को वोटिंग राइट दे दिया जाए। तमाम किस्म के डिस्कशन इस बात पे ही थे। इस बात पे भी डिस्कशन था कि जब इलेक्शन तो देश आजाद होने से पहले ही हो चुके थे, जो प्रांतों के इलेक्शन हुए थे वो देश आजाद होने से एक बार चुनाव पहले वो करा चुके थे। उसी में तमाम किस्म की माइनॉरिटी के रिजर्वेशन, उनका वोट, उनकी असेंबली में जो उनकी असेंबली में रिजर्वेशन, ये सब डिमांडों को लेकर डिवाइड शुरू हो गया था। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना आजाद उन लोगों में से थे और गफ्फार खान उन लोगों में से थे जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान या तो यूनाइटेड रहना चाहिए या मुसलमान अगर बंटवारा भी हो जाए तो यही रहने चाहिए, क्योंकि यही हमारा देश है, यही हमारा घर है। एक और चीज मिस हुई। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वोट के अधिकार पे, ये भी चर्चा हुई थी और उसमें एक मुसलमान भी नेता थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान अपना देश मांग रहे हैं तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए इस देश में, इनको मिल गया अपना देश, अब क्यों वोट देना चाहते हैं यहाँ पे, ये भी चर्चा हुई थी। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या मुसलमानों को भी अम्बेडकर को समझना चाहिए, या जो संविधान सभा में लोग थे वो ये मुसलमानों के लिए भी बड़ा काम कर गए। आपके पास अगर वोटिंग राइट थी तो आपकी अहमियत है कुछ, अगर है तो भाई डेमोक्रेसी का हिस्से का मतलब क्या है, आपका वोटिंग राइट। अगर वोटिंग राइट नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब रह नहीं गया। डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि आपका वोटिंग राइट होना चाहिए, और वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट का इस्तेमाल भी करें, तभी तो डेमोक्रेसी का मतलब है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान पे हावी होती जा रही है, आप समझिए बात, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। धर्म के नाम पर लड़ लड़ कर यूरोपियन कंट्रीज मर, एज फार एज यहूदी और क्रिश्चियंस इज कंसर्न, जिसका पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जाने हिटलर की स्टोरी भरी पड़ी। ठीक, उसके बाद जर्मनी डिवाइड तक हुआ, उसके बाद उन्होंने सीखा कि हम किसी भी मायनों में लड़ना हमारे लिए, तो क्या बना लिया उन्होंने, यूरोपियन यूनियन बना लिया नहीं बना लिया। अब क्या हो रहा है, हमने वहीं से जहां से उन्होंने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम धर्म के नाम की जो पॉलिटिक्स है उसको खूब ऊपर ले जा रहे हैं, खूब उसको सींच रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। अगर दिन रात हम हलाल की बात करेंगे, मुसलमानों का राइट है हलाल फूड खाना। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, एज वेल एज ही इज आल्सो अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। जस्ट लाइक दैट कि योगी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के मस्जिद में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं विधानसभा में, वही कॉन्स्टिट्यूशन तारिक को भी इजाजत देता है कि तारिक एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो इसी पे एक छोटा सा सवाल है तारिक भाई, तो मैं हलाल क्यों खाऊं? आप नहीं खाइए, बिल्कुल उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, आप मत खाइए। आपको मैंने ये बात हमेशा कही, क्योंकि ये मोदी सरकार का एक मिनट, मोदी सरकार का मैं आपको वो बता दूं, जो लोग सार्वजनिक रूप से हलाल चीजें बेच रहे हैं उनको रोकना चाहिए। ये उन लोगों की गलती है। सरकार ने जो एनसीबीसी जो बोर्ड बना रखा है, उस एनसीबीसी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड बना रखा है, उसने हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दे रखा था उन लोगों को, जो ये है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और इस तरीके की तमाम तंजीमें थी। अब उन लोगों ने हर चीज पे लगाना शुरू कर दिया। आप
को बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है हलाल खाने की। मुसलमान अपना तय करे कि कौन सा हलाल है, मुहर लगी हो ना लगी हो, आप जाओ पता करो, अगर मिलता है तो खाओ वरना मत खाओ, बात खत्म हो गई। ये आपकी इंडिविजुअल, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका रिलीजन आपके ऊपर डालता है, उसको पूरे देश के ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इसको जनरलाइज कर दें कि ये भी है। आप अपना ढूंढिए, अपना खाइए। उसको अगर आपको पता लगाना है तो कोई एजेंसी नहीं होनी चाहिए पता लगाए, आप खुद से पता लगाए, कोई मोहर नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल खिलाफ है। मोदी सरकार का डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं मैं आपको। धर्म की राजनीति जो होती है चलिए वो होती है, लेकिन रेलवेज में जो ठेके मिलते हैं वो इस बात पे दिए जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है। इस बात से वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, क्योंकि जो रेलवे में चाहे कोई बड़ी ट्रेन हो, सब में हलाल सर्टिफाइड वो मिलता है, खाना मिलता है सब में। मिलता अब ये लॉजिक, अब वही वाली बात है ना कि ये अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसके लिए, चलिए हम वापस समाजवादी पार्टी पे आते हैं क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। मैं ये एक और बात पूछना चाहता था कि अखिलेश यादव को क्या जरूरत है इतना कांग्रेस के गले लगने की? अगर कांग्रेस बार बार, क्योंकि देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, 2017 में चुनाव थे तो राहुल यादव, अगर आप मेरे से दिल से पूछें, क्योंकि अखिलेश भैया का मैं फैन रह चुका हूं जमाने में, तो राहुल गांधी अखिलेश भाई के सामने कम से कम उत्तर प्रदेश में उतने बड़े नेता नहीं है वो। नहीं है, मैं ये साफ बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई के अगर कोई उनके बराबरी का, अगर उनके बराबरी में ट्रीट करूंगा तो योगी आदित्यनाथ ही है एक, जो उनको लगेगा हाँ भाई अखिलेश भाई यादव है, योगी आदित्यनाथ है। हो सकता है एक दो नेता और भी हो, पर क्या जरूरत थी राहुल गांधी को अपने बराबरी पे खड़ा करने की? और आज भी बार बार मुझे अजीब सा लगता है कि अखिलेश भाई ही बार बार कोशिश करते हैं कि कांग्रेस वाले वो कर लें, जबकि वो बड़े नेता हैं। देखिए यहां पर मैटर, मैंने कहा ना, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। अब यहां पर अगर नेताजी होते तो नेताजी की सोचने का तरीका एकदम डिफरेंट था, और अखिलेश जी के सोचने का तरीका अलग है, लेकिन बढ़िया है, उसमें कोई कमी हम लोगों को तो, मुझे को तो खैर नहीं दिखाई देती है। लेकिन हमने कहा किया, अच्छा आप एक बात बताइए, हम मीटिंग में गए, वैसे तो कायदे से ये वाली मीटिंग में चले जाना चाहिए। आपने, हमने कहा, अच्छा एक बात रेशनल है, कोई दुनिया की, हमने कांग्रेस से क्यों कहा मध्य प्रदेश में गठबंधन कर लो, आपको पता है अखिलेश जी में, मैंने इस चीज के लिए अखिलेश जी की बहुत तारीफ की, जहां करनी होने वाली होती है वहीं करता हूं। ये भी बात है कि भैया ऐसा है, सुबह हम आप दोस्त हैं, घर से निकले, अगले दिन मार्केट में गए, मैं आपको गाली बक रहा हूं, क्या ये बात किसी को समझ में आएगी? जापान चले जाओ, वहां समझाओ, कहेगा अरे यार तुम अजीब बात कर रहे हो। ठीक, अखिलेश भाई ने कहा जाकर कांग्रेस से कि भैया बीच में विधानसभा चुनाव आ गया है, अब हम लोगों को साथ में लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं, अरे रुको रुको भैया, तुम समझ नहीं पाए, लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था। हमने कहा अच्छा भैया लोकसभा के लिए हुआ था, ओ हम लोग समझ नहीं पाए। जैसे हम लोग अभी कल राजनीति में एंट्री किया है, कल पहला चुनाव लड़े हैं, 99 से हम लोग भजिया तल रहे थे। ठीक भाई, मान लिया बात, ठीक। जनता बहुत जागरूक हो गई भाई, ये 90 की दशक की और 80 की दशक की भारत की जनता नहीं है जिसको सपेरों का देश कहा जाता था और नाग नागिन दिखाते थे इंग्लैंड वाले। ये जागरूक भारत है, हर हाथ में मोबाइल है, 1.5 GB डेटा अंबानी का खा रहा है हर आदमी ऐसे ही। अब भैया कांग्रेस को हमने क्या समझाया कि भैया ऐसा मत करो, और क्यों ना करो, अखिलेश जी जाएं प्रचार करें मध्य प्रदेश में और कहें भैया ऐसा है कि कांग्रेस खराब है मगर बहुत ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ी खराब है। अब ऐसा करो कि 5,000 वोट हमको दे दो ताकि हमारी जमानत बच जाए, बाकी कांग्रेस को दे दो ताकि उनकी सरकार बन जाए। ये संभव है? संभव है क्या ये? नहीं। हम वहां जाएंगे तो कांग्रेस की हमको कमियां गिनानी पड़ेगी। केजरीवाल पहुंचे, अशोक गहलोत को बता देंगे चोर है। अब वही लोग जो 4 महीना पहले मीटिंग कर रहे थे, वो लोग जनसभा कर रहे हैं और करोड़ों लोगों के बीच में कह रहे हैं कि चोर है। ठीक, राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, हमेशा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये सरासर गलत था, ये ब्लंडर मिस्टेक थी गठबंधन की। अखिलेश जी ने कहा भैया ऐसा मत करो, नहीं नहीं अरे लोकसभा के लिए हुआ है, आज लड़ लो, खूब लात घूसा, हम जाए तुमको कहें कि कमलनाथ चोर है, कमलनाथ जब सीएम थे कुछ नहीं किया, अरे जाएंगे तो क्या कांग्रेस की तारीफ करेंगे? कर ही नहीं सकते, असंभव।
अब कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ ने कहा कि नहीं हम लोग आराम से जीत लेंगे, दिल्ली फोन किया खड़गे जी को, कहीं दिक्कत नहीं है, लाइन में तो अपनी जीत लेंगे, तो हो जाएगा, बाद में बना धीरे से। ये राजनीति में होता है, ऐसे ऐसे करके कहना अच्छा ठीक 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 कहें भैया ठीक 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 हाँ हाँ हाँ, खड़गे जी ने भी कहा ठीक ठीक, अखिलेश जी को फोन कर दिया, ज्यादा लड़ो नहीं। अब भैया जनता ने कांग्रेस के हारने के अगर 20 फैक्टर्स हैं तो 19 दूसरे होंगे, एक ये भी है। कोई भी पार्टी हारती या जीतती है उसके पीछे n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। बीजेपी जीती है, मोदी का प्रचार दुनिया भर का नाटक है, 250-400 का सिलेंडर, सब नाटक है उसके पीछे। एक फैक्टर यह भी है कि आपको अपने आप को जनता के सामने अब रेशनल दिखाना पड़ेगा। रेशनल मतलब आप जो कर रहे हैं वो जस्टिफाइड होना चाहिए। और अखिलेश जी यही कह रहे थे कि हमको पता होता कि इतनी मीटिंग हो गई और यहां गठबंधन ही नहीं हुआ तो हम नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात कही अखिलेश जी ने। क्यों? क्योंकि मैंने चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के कहा और लोगों ने मेरी बात को नजरअंदाज किया कि ये नहीं करना, ये गलत है। तो लोगों को लगा कि हम विपक्ष की भाषा बोलने लगे। अपनी कमियां जैसे ही देख लो तो आप विपक्षी हो गए अपनी पार्टी के लिए। हमने अगर समाजवादी से कह दिया कि भैया ये चीज गलत है तो हम गड़बड़ हो गए। अब समाजवादी ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से कह दिया कि भैया ये गलत कर रहे हो, रुको। और सच में गलत था। केजरीवाल ने खूब प्रचार किया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप बुलाते, एक मीटिंग होनी थी इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश में, आपको पता ही है बात। कमलनाथ ने वो मीटिंग कैंसिल करा दी। क्यों? क्योंकि सब साथ में होते तो गठबंधन की बात भी हो जाती। सारे नेता साथ मिल जाते और सब मिल के प्रचार करते इंडिया गठबंधन के लिए। 4-5 कैंडिडेट हमारे भी होते तो आपको क्या लगता है कि कुछ वोट बढ़ जाता, कुछ सीटें शायद और बढ़ जाती। ये जो नाटक एक नया शुरू हुआ, जो लोकसभा के लिए गलत संदेश गया, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मजबूत है या नहीं है पहले ये डिसाइड कर लो। मैं कह रहा हूं मजबूत है, पहले डिसाइड कर लो। मेरा मत है कि मजबूत है। उसने चालू कर दिया अपना काम, वो मालवीय जो है उसका सदर है, चालू कर दिया उसने, खटाखट खटाखट खटाखट, ये सब लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, लड़ाई करेंगे लड़ाई करेंगे लड़ाई करेंगे। अब वो सब पहुंच गया उनके जहां जहां उनको पहुंचाना था। यार ये लोग तो जो बैकवर्ड की बात हम लोग समझाना चाहते थे कि भैया तुम्हारा हक, हम लोग की छाती फटी जा रही है समझाते समझाते कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा हक मारे ले रहे हैं, थोड़ा हिंदू मुसलमान से नजर उधर घुमा के देखो। वो सब गड़बड़ा गया, कहीं की तो सब लड़ रहे हैं, आज अपने एक दूसरे के सब खिलाफ हैं। ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, माइंडसेट टूट गया। बिहार से जो नीतीश जी ने कोशिश की थी वो गड़बड़ा गई। अब बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? अच्छा, फकरुल हसन चांद ने एक होर्डिंग लगा दी कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाई हम भी चाहते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। ठीक, हम तो नेताजी को चाहते थे, हम बहुत छोटे थे, अपने पिताजी के साथ गए, हमको नेताजी ने गोदी तक लेके खिलाया है। तो कहन की जो है कांग्रेस ने कहा अब राय साहब भी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप देख लीजिए, अब लीजिए आप भी मुख्यमंत्री बनने लगे। हम ये कह रहे हैं कि भैया रुको थोड़ा। क्यों? क्योंकि हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हम ही से कह रहा है कि अब तुम्हें बैकवर्ड की याद आई है, अब तुम्हें बैकवर्ड की याद आई है। अरे हमने कहा चाचा तनी रुको। हम लोग गांव में कहते हैं अरे चाचा तनी रुको। हम लोगों को मिल के भाजपा से लड़ना था, आप हमसे लड़ रहे हो। रवि प्रकाश वर्मा को आप गए कि भैया ज्वाइन करा लो। मैं ये कह रहा हूं कि अभी से विधानसभा चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? मेरी बात समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। विधानसभा चुनाव 27 में होना उत्तर प्रदेश का, बहुत कम चांस है कि बीच में भाजपा टूट टाट जाए। 27 में होना है पूर्ण बहुमत। कांग्रेस के नेता स्टेट वाले अभिन्न से परेशान हो गए कि विधानसभा की तैयारी चालू कर दो एकदम। क्या जरूरत है भाई? पहले लोकसभा होना है कि विधानसभा? पहले लोकसभा होना, पहले लोकसभा लड़ लो, भाजपा को हरा लो, जो कि मजबूत है, कमजोर नहीं। जो समझे कमजोर वो यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए तो एक और सवाल है कि अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म में छोटे भाई का रोल किया था शशि कपूर ने। हाँ किया था। तो डायलॉग मारते हैं कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल
तो समाजवादी पार्टी से अगर मैं एज एन आउटसाइडर या समाजवादी पार्टी का शुभचिंतक होकर अगर मैं देखूं, तो मेरा ये कहना है कि अखिलेश भाई को तो मेरे हिसाब से सबको इग्नोर कर देना चाहिए। सब गए तेल लेने। मेरा जो वोट बैंक है, मेरे जो अपने लोग हैं, मैं पहले उन पे फोकस करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाऊंगा, बाकी देखा जाएगा। अभी तो पहले मेरे को उत्तर प्रदेश फोकस करना चाहिए। चलिए, मैं तो ये बात, इसके अलावा एक और सवाल है। एक स्कैम हुआ उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई का, बहुत तगड़ा स्कैम है, शायद 7500 करोड़ का है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष उस मुद्दे को ऐसे उठा ही नहीं पाया। आदरणीय अखिलेश यादव ने मीटिंग बुलाई थी, मीडिया के सामने उन्होंने बोला, और इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, वो उसके बाद भी वो टीवी पे नहीं चलाया मीडिया वालों ने। मैं मानता हूं कि सो कॉल्ड गोदी और खोदी मीडिया है, दो मीडिया है इस देश में। एक गोदी मीडिया है जो तारीफों के पुल बांधता है, एक खोदी मीडिया है जिसको 10 साल मोदी की कोई अच्छा काम नहीं दिखता। दोनों लोग हैं, समझ में आता है। पर मेरा सवाल ये है कि अखिलेश भाई ने क्यों नहीं इस मुद्दे को उस तरह से उठाया जिस तरह से, बताइए, सरकार गिराने वाले मुद्दे हैं ये। स्टूडेंट्स, 10-12 लाख स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है इस देश में। एक स्टूडेंट, एक जो परीक्षार्थी एसआई का एग्जाम देता है, उसका पूरा परिवार वोट डालता है। तो 10 लाख प्लस 4 कर दीजिए आप। तो ये मुद्दा मुझे समझ में नहीं आया कि अखिलेश भाई ने क्यों नहीं उतना जोर से उठाया जितना उठाना चाहिए था। विपक्ष की ये भी गलती है। नहीं, अगर सही बात है, अगर इस टाइप के मुद्दे जोर शोर से नहीं उठाए गए तो कमजोरी तो आई। और ये बात उठाने का अधिकार आप लोग जैसे लोगों के पास हमेशा है और रहना चाहिए। अरे मुझे बड़ी गालियां पड़ी। स्टूडेंट लीडर आया था इनका, स्टूडेंट लीडर आया था, उसको मैंने बिठा दिया, मैंने उसका इंटरव्यू किया, मुझे इतनी गालियां पड़ी कि तुम साले हिंदुत्ववादी नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम तो भाजपा के खिलाफ। मैंने बोला देखो ऐसा है, पैसों के लिए यूट्यूब पे मैं नहीं आया हूँ, ठीक है, पैसों की कोई सच कमी नहीं है। मैं आया हूँ जो मुझे सही लगता है मुद्दे उठाने, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमसे सवाल पूछा कोई तो वो समाजवादी हो गया। जैसे एक लखनऊ में पत्रकार हैं दुबे जी, तो दुबे जी ने थोड़ा सा मेरी कुछ बातों का समर्थन कर दिया कि नहीं ये बात सही कह रहा है तारिक, तो भाजपा वाले ने कह दिया कि आप समाजवादी पार्टी के हो और उनसे आप खूब मतलब सेटिंग है आपकी। तो दुबे जी बहुत नाराज हो गए, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कि मेरा समाजवादी से क्या लेना देना। कुछ बातें उसने कही थी हमको सही लगी तो हमने कह दिया कि नहीं ये बात ठीक है, वो सही कह रहा है। अब देखिए, आपने जो सवाल उठाया वो बात सही है कि कभी कभी मुद्दे छूट जाते हैं और हम परफेक्ट होते नहीं है, हमें परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं माने कोई तो ये समस्या उसके साथ है, हमारे साथ नहीं। हमने जो 69,000 शिक्षक हैं उसका सवाल उठाया, लगातार विधानसभा में उठाते रहे और अभी भी उठाया वो सवाल, वो भी एक अहम मुद्दा है, उसमें भी आरक्षण का मामला है। ऐसे ही जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी मुद्दा है, उसको भी हमने अभी जो हमारे नेता हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, विधान परिषद में जब लास्ट टाइम विधान परिषद का सत्र चल रहा था तो उन्होंने सवाल उठाया, शायद मान सिंह या ऐसे कोई हमारे एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सवाल उठाया, वहां सवाल पूछा, सरकार ने कहा नहीं हम इनको नियमित नहीं कर सकते, हमारे ऐसा कोई भी अभी प्लान नहीं है। हम विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल उठाते हैं और अखिलेश जी ने, अभी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बात अगर उन्होंने की तो बिजली की उन्होंने स्वास्थ्य की बात की। जब हम करते हैं तो भाजपा की तरफ से पर्सनल अटैक होता है। जैसे ब्रिजेश पाठक की तरफ से, मैं एकदम नहीं चाहता कि मैं किसी असेंबली में जाऊं, मगर ऐसे लोग जो हैं वो वाकई में करारा जवाब डिजर्व करती हैं असेंबली में। जब अखिलेश जी को कहा गया था कि अपने चाचा की जमीन बेच के लेके आए हो, तो जल संशक्ति मंत्रालय में जितना काम होता है तो स्वतंत्र देव सिंह अपनी मामा की जमीन बेचे, और योगी बाबा जिनके शिष्य हैं अपने गुरुजी की जमीन बेचे हैं। ये मतलब कितना इलॉजिकल सवाल है, आप सोचिए बात को, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वहां पर्सनल अटैक, जैसे अभी भी
ब्रिजेश जी ने अखिलेश जी को कह दिया कि ये तो राजा है। हमें जनता 1999 से चुन लिया, काहे का राजा, काहे का राजा। और मुझे मुझे अभी भी लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो जिस तरह से मुद्दों को उठाना चाहिए, जैसे नेपोटिज्म का बड़ा आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है, हम्म। अब मेरा नेपोटिज्म का नेप बड़ा आरोप लग हाँ, बड़ा हाँ, आरोप लगता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को जो महंत वाली पोजीशन मिली है उनके चाचा से मिली है डायरेक्टली। खुद अखिलेश जी ने कहा ये बात। पर भाई ये वही बात है ना, इसका प्रचार कहाँ हुआ? अरे नहीं आपके नहीं, बारे में जो कहा जाता है कि और देखिए खुद के नेपोटिज्म। जब परिवारवाद की बात हुई तो अखिलेश जी ने कहा कि परिवारवाद की बात तो आप ही ने शुरू की। परिवारवाद के असली सबसे बड़े पुरोहित उदाहरण आप खुद हैं। उसी दिन से योगी आदित्यनाथ साहब ने परिवारवाद की बात करना बंद कर दिया। परिवारवाद पे मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश, समाजवादी पार्टी की एक प्रक्रिया है अध्यक्ष चुनने की, अखिलेश जी बन गए। क्या अखिलेश जी बैकडोर से राज्यसभा के एमपी हैं? नहीं। एमएलसी हैं? नहीं। जनता ने चुना है। जनता मोदी जी का नाम ले रही है, जाके हरवा दो। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर टू, आपके जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के 250 के करीब हैं विधायक शायद उत्तर प्रदेश में, मुझे एक विधायक बताओ जो अपने बेटे को अपना प्रतिनिधि न बनाए हो। नाम बताओ। सुरेश्वर सिंह, मैं बहराइच से आता हूं, उनके बेटे उनके प्रतिनिधि। हमारे दूसरे विधायक पयाकुर से निशंक त्रिपाठी, विधायक जी घर बैठते हैं, सारा काम वो देखते हैं। ये नेपोटिज्म नहीं है। आपने हर विधानसभा क्षेत्र में जो आप कहते हो कि कार्यकर्ता आगे आएगा, इसका मतलब है कि उसके बाद विधायकी उनका बेटा ही लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री थे मुकुट बिहारी वर्मा, नाम सुना होगा शायद आपने या ना सुना। जी, जी, जी। मुकुट बिहारी वर्मा वाली लिस्ट में आ गए जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लोग। भाजपा ने ऐसा कुछ बना रखा है कि इस एज के बाद नहीं लड़ो। 75 ईयर्स वाला। तो मंत्री, 2026 में नरेंद्र मोदी जी पे भी लागू होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। आप सुन तो लीजिए, वो बदल जाएगा, नहीं मानेंगे अभी उसको, उस पर चर्चा चल रही है, बदल लेंगे उसको। तो उन्होंने गौरव वर्मा अपने बेटे को लगा दिया। दिस इज नॉट नेपोटिज्म, ये नेपोटिज्म नहीं है। आप, हम एक विधानसभा क्षेत्र में या पार्टी के को बनाने के लिए नेपोटिज्म कर रहे हैं। आपने हर विधानसभा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई विधानसभा और सांसद और विधायक है, और तमाम लोग होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन असली प्रतिनिधित्व इन्हीं को माना जाता है। वॉइस ऑफ द पीपल कह लें अगर, जो किसी सदन में जाते हैं और वो कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो भाई क्या ये क्या मामला फिर? तो आप ही उसी जगह से आते हैं जहां से हम लोग, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पार्टी के विधायक अपने घर परिवार वालों को प्रतिनिधि नहीं बनाते, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बनाते हैं, लेकिन आप जो अपने आप को डिस्टिंग्विश्ड बताते हैं, अलग बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है ऐसा। तो चलिए इसी मुद्दे पे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? जो भी व्यक्ति जिस भी पद पे होता है वो चाहता है मेरा पुत्र इस पे आ जाए या मेरी पुत्री आ जाए या कुछ हो जाए ऐसा। इसी प्रकार से, और ये देखा गया है कि जो व्यक्ति राजनीति में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है जहां पे वोट डाले जाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-5 परिवार ऐसे होते हैं जिनके पुत्र या पुत्रियां इलेक्शन लड़ने का बार-बार प्रयास करते रहते हैं। 10 परिवार मान लीजिए, जबकि वहां पे कितने लोग होते हैं, मतलब लाखों लोगों के बीच में 10 परिवार ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में इंटरेस्टेड रहते हैं या उतने पावरफुल होते हैं। चलिए इसको छोटे लेवल पे ले आते हैं। अगर मैं आरक्षण प्राप्त व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है आपको भी नहीं मिलता होगा आरक्षण, क्योंकि आप तारिक खान है, आपको नहीं मिलता होगा आरक्षण। हाँ, जनरल है आप भी। मुझे भी नहीं मिलता, मैं राजपूत हूँ। अब मेरा सवाल कुछ और है। मेरा जो टेक्नीशियन है लड़का, इसको आरक्षण के लिए एलिजिबल है ये, लेकिन अगर ये आरक्षण इसको मिल गया और इसने अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधार ली, तो क्या इसके पुत्र को दोबारा आरक्षण मिलना चाहिए? ये सवाल है।
जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उसमें रिवीजन की भी बात कही। अच्छा। हाँ, इसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक, जो आपने बात कही कि वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर लिया तो बेटे को नहीं मिलना चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अब पहले से बेहतर हो गई तो बेटे को नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आरक्षण का मानक बदलना पड़ेगा, स्वरूप बदलना पड़ेगा। ठीक, यस और नो? यस यस। स्वरूप बदलने के लिए आखिरी ओबीसी क्या है, किस सन में गिनती हुई थी आपको पता है? 1931। अच्छा, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं ओबीसी का। तो उसको बार बार एक्सट्रापोलेट करके बता देते हैं कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। हाँ अंदाजे से, ऑन द बेसिस हाँ ऑफ हाँ। सेंसस डन इन द ईयर ऑफ 1931 बाय जी द जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको आधार मानकर हमने कहा, अखिलेश जी ने कहा कि जातिगत जनगणना करा लो। बीजेपी ने पार्लियामेंट में कहा नहीं कराएंगे। क्यों? जो आप बात कह रहे हैं कि क्या आरक्षण का स्वरूप वैसा ही होना चाहिए या बदलना जाना चाहिए, ये मंडल कमीशन ने भी कहा, और मंडल कमीशन के बाद आज हम भी कह रहे हैं कि बैकवर्डों की गिनती गिन लो, और बैकवर्ड में तमाम जातियां हैं, 3000 6000 जातियां हैं जिनको मिलाकर बैकवर्ड बनता है, उसमें पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उनको सेक्टर्स में बांट लो, जो रोहिणी आयोग बना उसको ये स्टडी करने को दिया गया कि बैकवर्ड की कितनी जातियां हैं और उनमें कितना कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी परसेंटेज। अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट रखी है, उसको 15 एक्सटेंशन दे दिया गया है, गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर रही। सवाल नंबर 1, क्यों नहीं कर रही? सवाल नंबर 2, बैकवर्ड को आरक्षण कितना मिलना चाहिए, उनकी राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया मंडल कमीशन के बाद, कैसे पता चलेगा? मोदी जी ने ऐसे बंद किया, पता चल गया? पता चल गया? पता चल गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्वरूप ऑफ आरक्षण will be based on the basis of detailed study of reports। बगैर रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को बदला नहीं जा सकता। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि ओबीसी कितना है, और जातिगत जनगणना में सिर्फ ये नहीं पूछना है कि तुम बैकवर्ड हो। तुम बैकवर्ड हो, हाँ, कितना कमाते हो? 5 रुपया। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जी तुम्हारे बेटे कितने? 3। अच्छा, स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। तुम्हें कोई बीमारी है? शुगर। हाँ, अच्छा। शुगर से क्या पता चला कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? जी जी। बच्चे स्कूल जाते हैं, इससे पता चला कि आपने एजुकेशन, कितने बच्चे, इससे पता चला कि आपकी फर्टिलिटी रेट क्या है। जब हम कह रहे हैं मोदी जी से कि भैया ये सब पता लगा लो फिर आरक्षण को समझो, तो मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, 22 तारीख का मामला तैयारी चल रही है, राम मंदिर उद्घाटन की। यहीं से चीजें बदल जाती हैं। हमने ये कहा कि आप इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि जातिगत जनगणना की जो डिमांड है वो बिल्कुल सटीक बैठती है राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत। इसलिए हमने बताया समता मूलक समाज की जो बात की थी वो इक्वालिटी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, ये बात है। इन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ये चीजें जो नीचे आदमी है उसको कैसे आएगा? कैसे आएगा भाई? 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने से तो आएगा नहीं सरकार। उनकी स्थिति क्या है ये जान लो। अब जब पार्लियामेंट में मना कर दिया, देखिए कितने हिपोक्रेटिक है। और अमित शाह गए राजस्थान, कहीं की जो है जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है। फिर मोदी जी ने कहा कि जाति कुछ होती नहीं है, जाति सिर्फ है महिलाएं, गरीब, किसान, ये लोग जाति है। तो हमने कहा मंडल कमीशन का आरक्षण क्या है? फिर खत्म कर दो, खत्म कर दो।
जी टीवी पे मैंने इस खत्म करने से मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो चीजें शुरू हो गई वो खत्म नहीं हो सकती। अब इससे सबसे बड़ा उदाहरण है ये फ्री राशन वाला। अब आप स्वरूप सोचिए बदल दो। 26 बिलियन डॉलर सालाना लगा के राशन दिया जा रहा है। 26 बिलियन डॉलर। दे रहे अगर ये हैं। 26 बिलियन डॉलर सरकार स्टार्टअप पे खर्च करे तो नए स्टार्टअप्स देश को कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन जो चीज देश में शुरू हो गई भाई वो खत्म नहीं हो वो सकती, वो बंद नहीं चलती होना रहेगी। है, वो चलती रहेगी। अब यही सारी चीजें जब सवाल के रूप में पूछी जाती हैं तो उसका जो बीजेपी है वो उसका जवाब नहीं देती। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी के पास छुपने के लिए जगह है। वो छुपने वाली जगह क्या है? वो छुपने वाली जगह है राष्ट्रवाद। जैसे ही हारे कहीं चलो चलो छुपो छुपो छुपो, छुप जाए पीछे चल के। अब छुप गए हर चीज। जैसे अभी आप सवाल पूछना, आप देशद्रोही हो जाएंगे। अभी आप 4-5 सवाल पूछ लीजिए आप, तो आपने देशद्रोही हो गए। एक औरत वो बना रही थी गोबर का जो बनाया जाता है, ओपला कुछ कहते हैं उसको। जी जी उपला। राम मनोहर लोहिया एमपी हो गए, लोकसभा जा रहे थे तो रास्ते में वो ले लिया और नेहरू के हाथ में ले जाके रख दिया कि तुम 25,000 रुपया पर डे खर्चा करती हो, हमारे देश के लोग ये खाते हैं, देखो कुछ करो। विपक्ष का ये काम होता। और नेहरू जी हंस दिए। नेहरू जी हंस दिए। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, साथ में बैठ के चाय पीते थे रात में। खिलाफ चुनाव लड़े हमेशा। आज क्या है कि जितने नेता हैं उनको सबसे पहले जेल में डाल दो। पता चला वो जेल चले गए हैं तो मामला ही खत्म। फिर तो नहीं, दो सुई दो हम चीजें लोग पे हैं। भी आ सकती है। नहीं, दो सुई हम चीजें लोग हैं। पे भी दो आ सकती है। एक कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी, जिनके पार्टी में जो कोई जाता था तो वो कट्टर ईमानदार हो जाता था, भले बाहर खूब करप्ट हो। और हाँ ये भी है। उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी की जो करंट लीडरशिप है हम्म, उनका यही हाल है कि मेरी पार्टी में आप आ गए तो आप ईडी और सीबीआई से बच जाएंगे, लेकिन अगर आप विपक्ष में लगातार बने रहे। घड़ी है, घड़ी है। कौन सी घड़ी आपको पता है? कौन सी? मिस्टर इंडिया वाली। अच्छा, जॉन एलिया वाली। मिस्टर इंडिया वाली एक घड़ी थी, उसको पहनने अच्छा के बाद हाँ, आप मिस्टर इंडिया वाली। इनविजिबल ठीक हैं। है ठीक है, सॉरी सॉरी। तो वो घड़ी जैसे ही आप आते हैं तो आपको दे दिया, तो वो आप पहन लोगे। तो वो ईडी सीबीआई को नहीं दिखाई देगी। वो ऐसा बनी हुई है, टेलर मेड है, कि वो फिर आप उनको नहीं दिखाई दोगे। अब भैया जिनको घड़ी चाहिए, जैसे पवार साहब को चाहिए थी, शरद पवार साहब के भांजे भतीजे जो भी हैं वो, उन्होंने ले ली घड़ी, बांध ली। अब वो इनविजिबल, अब वो नहीं दिखाई एक बात देगा। तो मुझे एक बात और बताइए मुझे कि लेकिन जो मैं ये बात ये राजनीतिक। कहना चाहता हूं कि इस तरीके का दौर इमरजेंसी में भारत ने देखा है। एक बात समझिए, ऐसा नहीं है कि भारत ने ये दौर देखा नहीं। भारत ने देखा इस तरीके का दौर, इमरजेंसी में थी। कांग्रेस ने बहुत ज्यादतियां की, इसमें कोई दो राय नहीं। तब ये सब साथ आ गए, तब साथ आ गए थे। आज हमसे कहते हैं कि तुम लोग साथ क्यों आ गए थे? हमने कहा अपनी पार्टी का विलय करके जनता दल बना दिया तो सब लोग साथ चले गए थे, तब विचारधारा अलग नहीं। आज हम लोग, आप ढोल पीटे डाल रहे हो, हम लोग साथ में आ गए। अरे मेरा मन, हम चाइना पार्टी से जाकर गठबंधन कर ले, चिंगपोंग चिंग से, हमारा मन। अरे भाई मेरा मन, या तो इसको एनआरकी डिसाइड कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि मेरा मन नहीं चलेगा। अरे मेरा मन, हम करेंगे गठबंधन, आपसे मतलब। आप भी जाके नागालैंड की 250 पार्टी से गठबंधन किए हो, नागा पीपल पार्टी, मिजोरम पीपल पार्टी, जिसका 90% भारत के लोग नामे नहीं जानते। तो हम लोग नहीं पूछते जाकर कि भैया उनसे गठबंधन किए हो जिनका भारत में 0.000000017% वोट शेयर है। कौन पूछने जाता है भाई? जिसका मन करे वो वहां गठबंधन करे। लेकिन हाँ, अगर इंडिया गठबंधन एक बेहतर किस्म से विकल्प पेश करेगा तो रास्ते खुलेंगे। भाई आगे देखना ही जीवन का काम है, आगे देखते रहना है, रास्ते खोलते रहना है। तो मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं उसे, कि
इंडिया गठबंधन ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, पर वो जब भी कोई यूटोपिया या आइडियलिस्टिक आइडियाज होते हैं वो कभी चलते नहीं है। इसलिए मेरा अखिलेश भाई से अगर मुझे मिले व्यक्तिगत रूप से, मैं उनको यही कहूँ कि भैया ऐसा है कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह है, आप सब छोड़िए, आप यूपी फोकस देखिए, करिए, सब ले दे। मेरे दो रोल हैं, एक प्रवक्ता वाला रोल है और मैं इन चीजों का एनालिसिस भी बहुत डीपली करता हूं। मिला हुआ विपक्ष जरूरी नहीं है कि मजबूत हो, बात जी जी, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। यूनाइटेड अपोजिशन जरूरी नहीं है कि मजबूत हो। ये कोई बसपा, मैं बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमने कितना परसेंट वोट बढ़ाया आपको पता है? विधानसभा के चुनाव में 17 से 22 में 10%। यहां ये लोग मरे जा रहे हैं कि हमने 3% बढ़ाया, हमने 10% वोट स्विंग किया। 26% इन द इलेक्शन ऑफ 2017 एंड 36%। लेकिन हुआ क्या कि बीएसपी ने अपना रोल खत्म कर दिया। एवरेज वोट बीएसपी का 403 विधानसभाओं में 25 से 30 हजार था, जो कि 5,000 रह गया। वो वोट इधर उधर चला गया, उनके पास चला गया। हम इतना वोट परसेंटेज बढ़ाने के बाद भी सत्ता में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि बीएसपी बहुत चालाक है। वो कहती है, मायावती कहती है कि समाजवादी ना आए भले भाजपा आए। नहीं, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि मायावती में शायद वो मतलब उनका मन नहीं है, शायद राजनीति करने का मन ही नहीं है। नहीं, इंटरनल सेटिंग है इस बात के। पर मैं अब मुझे बताइए ना, सेटिंग मैं क्यों करूंगा? अब मैं अपने विधायक ही खत्म कर लूं, सेटिंग का फायदा क्या है भाई? ताकत तो मेरे हाथ में तब रहेगी जब विधायक होंगे ना। पार्टी के पास फंड है ना, पार्टी के पास फंड है। आपको पता है कितना फंड है? दो तरीके का फंड है, एक दिखने वाला, एक जो नहीं दिखता है। बहुत अंदर से जानता हूं बीएसपी को मैं। अच्छा, दो तरीके का फंड है, एक दिखता है, एक नहीं दिखता है। पूर्व मुख्यमंत्री 5-6 गनर, राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष होगा उसका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा। ये सारे प्रोटोकॉल है, काहे को दिक्कत लेना? क्या दिक्कत है? सब काशीराम नहीं बन जाएंगे जो आईएएस छोड़कर और साइकिल से चले जाएंगे। मेरे डिस्ट्रिक्ट में काशीराम साइकिल से आए थे, जमीन में सोए थे। इसको कहते हैं मिशन। जी जी। इसको कहते हैं बामसेव, एक संगठन बनाया था सरकारी लोगों को का। इसको कहते हैं मिशन। ये मिशन है कि 500 करोड़ के घर में रहने, वही मिशन है। तुम उस समाज के नेता हो जिस समाज के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की इतनी हुई है कि जिसके ऊपर 500 किताबें लिखी जा सकती। जी 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 जी। और तुम महल में रह रहे हो, वो समाज बेचारा एक मुद्दा और है, मजबूर हो गया समाज। एक मुद्दा और है जो मैं चाहता हूं आप लोग जरूर उठाइए, जो नहीं कोई बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में ड्रग सप्लाई हो रही है। बाराबंकी हब है उसका, बाराबंकी हब है। और पुलिस का इसमें कम से कम, जो पुलिस का 2 नंबर वाला रेवेन्यू है, जो वो पुलिस अपनी जेब में रखती है, जिससे गोमती नगर में बड़े बड़े घर बनते हैं जाकर आईपीएस लोगों के। आईपीएस, पीपीएस, दरोगा, कांस्टेबल के भी गोमती नगर में घर है भाईजान, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा जी। तो मैं समझ नहीं पा रहा, इस मुद्दे को आप लोग ही उठाएंगे ना कि ड्रग्स के सप्लाई। अब चलो ठीक है, वो समझ में आता है, अडानी जी के एयरपोर्ट, अडानी जी के पोर्ट पे 13,000 करोड़ की ड्रग मिली थी शायद, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सुना है आपने? आपने शायद स्टडी करी होगी ऑल इंडिया। हाँ, वो न्यूज ही गायब हो गई। तो ड्रग्स करवा कौन रहा है पूरे देश में? ड्रग्स की सप्लाई। मैं इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ। इलाहाबाद का एक लड़का है, वो बता रहा था, मेरे ऑफिस में एम्प्लॉई है, वो कह रहा था कि भैया बहुत बुरी तरह ड्रग्स आ रही, गांव में जा रही, हमारे गांव में आ गई है। कह रहा यादवों का गांव है, पूरे गांव में ड्रग्स सप्लाई हो रही है। सही। तो इसके खिलाफ कुछ मेरे हिसाब से अखिलेश भाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं इन चीजों को, देखिए, अब वही बात होती है ना कि पार्टी में हर आदमी का एक रेस्ट्रिक्टेड दायरा है। मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कितना कह पाता हूं ये भी सोचने वाली बात है।
जब जब आप हारें तो गहरा आत्मचिंतन और आत्ममनन जरूर करना चाहिए। और जो ये घेरा बना लेते हैं, अरे भैया भैया क्या बात है, भैया क्या कह दिया है, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। भैया आपका जो दौर था हमारे जूता दौर था यार, भाग जाओ। मीठी बात नहीं सुननी है। क्षेत्र का क्या हाल है, खराबी बताओ यार, अच्छाई हम जानते हैं। ये जो चलन है, मैं मजबूरी में पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं। अदरवाइज मैं बहुत ही मतलब, जैसे मैं ये सब जब देखता हूं तो मेरी नजर ऐसे टेढ़ी रहती है और फिर मैं वहां से हट जाता हूँ, है ना। क्या बात है भैया, अरे वो दौर था, अरे भैया दौर था। जिंदगी पीछे नहीं जाती है, 23 के बाद 22 नहीं आएगा, 24 आएगा भैया, उसको छोड़ दो, वो गया। सत्ता वापस कैसे आएगी इसकी बात करो, साम दाम दंड भेद सब लगा देना, खाली इसकी बात करो। स्टारडम अखिलेश जी का कितना मजबूत है, बहुत मजबूत है। जहां खड़े हो जाते हैं वहां भीड़ भी लग जाती है। फिर उसके बाद वोट कहाँ नहीं मिलता, वोट क्यों नहीं मिलता। 15 लोग विधानसभा का टिकट मांगने आए, एक को दे दिया, 14 जाके क्षेत्र में विधायक वो विरोध करने लगे। सवेरे ही बुला के मुर्गा बना देना चाहिए सामने। क्यों क्यों, भाजपा साइन कराती है एक कागज पे कि जाके विरोध नहीं करोगे पार्टी से निकाल देंगे। मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, मेरे पिताजी यहीं से, 55 लोग भाजपा से टिकट मांग रहे थे, एक आदमी ने विरोध नहीं किया, अपनी बूथ पे कॉपी पेन लेके बैठा था। वो जो 14 लोग टिकट मांग रहे थे, उनको पार्टी को बुला के सबसे पहले टाइट करना चाहिए कि जाके विधानसभा का जिसको टिकट दिया है उसको अपने आसपास के 15 बूथ जिता के नहीं लेके आए तो मुंह नहीं दिखाना, जो चले आते हो बुके लेके फोटो खिंचवाने के लिए। गलत कह रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब पता चला कि वहां जैसे 2012 में हम लोग कहते थे कि अखिलेश भाई तो प्रधानमंत्री के भी चेहरे बन सकते हैं, इस ये लेवल था उनका 2012 में, वो प्रधानमंत्री वाले चेहरे भी थे। अब उसके बाद से वो धीरे धीरे लिमिट होते चले गए और बहुत सारी गलतियां हुई है। बहुत सारी गलतियां हुई, उसके बारे में सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप जैसे लोग हैं स्वतंत्र, हम लोग को तो कहेंगे कि कुछ हित है, आप जैसे स्वतंत्र, हम अभी कह दें तो कुछ कुछ कहीं से सेटिंग है। आप जैसे स्वतंत्र लोग जब ये बात कहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं चाहता हूं दिल से कि आप जैसे लोग ये बात जाकर कहें, रिक्वेस्ट करें कि भैया जो औरा होता है उसको तोड़ो, और जो लोग कड़वी बात करें उनको सुनो बैठ के, अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं, मैं अपनी अच्छाई सारी जानता हूं, मुझसे लगातार लोग मिलते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, भैया क्या बोलते हो, मैं एक कान से सुनता हूं, मैंने कहा हम जानते हैं। एक मिला, उसने कहा कि भैया आप एक बात को कई बार रिपीट कर देते हो, मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी कमी मुझको बताई। कमी सुनना चाहिए यार, आज के दौर में पता नहीं क्या हो गया लोगों को कि जैसे ही उन्होंने कमी सुनी, आंख नोक मुंह सब सिकुड़ गया, एकदम मूड खराब हो गया, भगाओ ले तेरी उड़ गए, सब माई गाई फेंक दिया, जा रहे हैं। भाई अपनी कमी सुनिए, समझिए, उसको एनालिसिस करिए, उसका आपको सही लगे उसको रेक्टिफाई करिए, फिक्स करिए, आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग षड्यंत्री कर रहे हैं, ये बात कैसे। अब मान लीजिए आप ये बात कह रहे हैं कि कुछ ठीक करने की जरूरत है, अब हमने दिमाग लगाया, देखिए इसी को कहते हैं न्यूसेंस वैल्यू, गंदा दिमाग। भाजपा से सेटिंग बनाया है यार भैया, ये वहां से कुछ है, ध्यान नहीं दीजिए। बस आपने बताया कि ये चीजें गलत है और आपको हमदर्दी हो, तभी तो आपने बताया कि ये 4-5 चीजें ठीक होनी चाहिए। तो उन लोगों से बचना चाहिए। क्षमता अखिलेश जी के अंदर बहुत है, बहुत कुछ करने की ताकत रखती है, लेकिन बस यही है कि डायरेक्शन सही मिल जाए। आप जैसे लोग बताने वाले, मैं तो चाहता हूं कि आप मिले एक बार जाकर। जी जी, वैसे मैं लखनऊ बार बार आता रहता हूँ, इस बार मैं आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा, आप मुझसे मिलिएगा। मैं चाहता ये हूं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले,
और किसी का जिक्र ना करें, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और निगेटिव पॉइंट्स हैं वो जरूर उनको ब्रीफ करें, ताकि जहां पर हम को गड्ढे भरने की जरूरत है वहां हम भरें और भरें, छूट ना जाए वो सब चीजें। जी जी बिल्कुल। है ना, कि वो लोग हैं जो मतलब बस गए और अच्छा अच्छा बताकर चले आए। प्रदेश बहुत बड़ा है और कनेक्ट, जैसे हम लोग लाख चिल्लाते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात ही मानी जाती है, उन्हीं वही सबसे ऊपर है, लेकिन नहीं। तो अब जैसे आपने बात कही कि क्यों कांग्रेस के पीछे पड़े हो, नेताजी होते तो पता नहीं क्या करते, कहते भगाओ मान लो लास्ट सबको एकदम उनकी सोच बहुत अलग थी ना, नेताजी का मामला अलग नहीं था। नहीं, नेताजी हिम्मती आदमी थे ना, उनका ये है कि हम अकेले कर लेंगे, जरूरत थोड़े किसी की हमको। नेताजी की सोच बहुत, देखिए अखिलेश जी को कितना राइट टाइम प्रोजेक्ट किया नेताजी ने जी। नेताजी की सोच लाजवाब मुझे तब लगी जब नेताजी ने योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में अखिलेश यादव को ले गए वो, हाँ ले गए, क्योंकि इलेक्शन बहुत बिटर हो गया था, इलेक्शन बहुत सही है, बिटर हो गया था, और बिल्कुल नेताजी को मालूम था कि योगी आदित्यनाथ इसका जो है बदला लेंगे, तो लेंगे। नेताजी ने बोला कि सही टाइम है, ले वो चलते हैं बेटे को। भाई नेताजी की क्या है, नेताजी, अच्छा एक बात बताइए, ये नेताजी का व्यक्तित्व है कि जिसको दिन रात गाली देते हो, कहते हो कार सेवकों को गोली चलाई, उसको पद्म भूषण और पद्म भूषण जी की जी पद्मश्री अवार्ड, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण, क्यों क्यों पद्म क्यों विभूषण के ऊपर भारत रत्न है केवल, मतलब सबसे हाई, क्यों दिया, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया? दिन रात तो गाली देते हो नेताजी को, कार सेवकों को मारा, हमने कहा तो क्यों दिया, वापस करो, वापस करो। एक समाजवादी पार्टी का नाम बताओ पर कार्यकर्ता पर ने जिसने पर डिमांड तारिक की। भाई, एक बात मैं बताता हूँ कि मैं जो अखिलेश भाई जो अवार्ड लेने गए थे मैंने देखा था, और मुझे इतना मजा आया, हाँ क्योंकि अखिलेश भाई जब कटाक्ष करना होता है भाजपा पे तो पूरे जोर शोर से करते हैं, लेकिन ये नेताजी वाली ही वैल्यूज है कि जब खड़ा होना होता है साथ में, तो साथ में खड़े होना आता है उनको। ये अखिलेश भाई अभी भी राहुल गांधी नहीं है, अभी भी नहीं वो नहीं, विदेश जाएंगे तो देश की बुराई नहीं करेंगे, मैं उनकी बता रहा हूँ। छवि, उनकी छवि देश के बेहतरीन नेताओं में से है। और लेकिन जो पर्सनालिटी डिफरेंस है ना, देखिए नेताजी की पर्सनालिटी हूबहू नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक, लेकिन कुछ ट्रेड्स हैं जो अखिलेश जी ने अच्छी तरीके से उसको ग्रैप्स किया है, जैसे लोगों की रिस्पेक्ट देना, उनसे बात करने का तरीका, उनकी एक बेहतरीन शैली है, ये सब चीजें ग्रैप्स की है उनसे। लेकिन जो निर्णय लेने का, जब हम इतिहास को पूरा पढ़ते हैं ना, तो नेताजी को मैंने बहुत डीपली समझा भी, और फिर मैंने अपने सामने भी देखा उनके निर्णय लाजवाब। कोई पार्टी छोड़ के एक हमारे यहाँ टिकट काट दिया, वो पार्टी छोड़ के जा रहा था, बोला ये यहाँ यहाँ यहाँ, क्या हुआ, नहीं नेताजी बताइए टिकट नहीं दिया, बैठा लो इसको, मैं आ रहा हूँ। नेताजी चले गए और लौट के आए, कहीं वो बहुत गुस्सा था, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये वो फलाना धमाका। लौट के आए, उसको गले लगाए, कहीं तुम पार्टी छोड़ दोगे तो जाओगे कहाँ? कहीं कहीं चले जाएंगे बसपा फलानी जगह ढमाकी जगह, कहीं तो विधायक तो समाजवादी से ही बन पाओगे। मामला सांसदी का था, नेताजी ने कहा विधायक तो सांसदी ही है, विधायक तो समाजवादी पार्टी से ही बन पाओगे। अब उसकी आंख खुली हो गई कि विधायक बन पाओगे, लग रहा है नेताजी हमको विधायकी का टिकट देंगे। अब वो खुश हो गया, गले लग गया, कहीं सुनो कि जिसको लोकसभा का टिकट दिया है, अगर इसको तुम जिता लाए तो जो मांगोगे देते। रिटेंशन पावर भी होनी चाहिए। जी जी लोग बिल्कुल। बसपा छोड़ के चले गए, नेताओं को रिटेन करने की पावर नहीं थी। नेताजी में नेताओं को रिटेन करने की पावर। आजम खान साहब नाराज हैं, गुस्सा भी बर्दाश्त करें। आजम खान साहब तमाम चीजों पे नेताजी से नाराज हो जाते थे। रिटेंशन, परिवार को बहुत इंटैक्ट रखना, इतनी बड़ी फैमिली का बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। लास्ट में हुआ इधर उधर, लेकिन तब नेताजी का वो होल्ड नहीं रहा था जो पहले था। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी रिस्पेक्ट पैदा करने के बाद, उनके सारे निर्णय
उन परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद ही होते थे, और वो निर्णय कहीं और हित में हो या ना हो, मगर पार्टी हित में बहुत रहते, खासकर कोलिशन को लेकर कहाँ करना है। मैं खुद नहीं निर्णय ले पाता, जैसे हमसे कहे कि आप जो बताओगे वही हो जाएगा, हम कहें भैया मुश्किल है यार ये निर्णय लेना, यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, दिक्कत होगी, तो समझ में नहीं आता। ये क्षमता लाजवाब थी उनकी, और जो उन्होंने निर्णय लिए वो पॉजिटिव भी हुए उनके सारे। बहुत से निर्णय नेताजी के वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो अब वही कह रहा हूं ना कि पर्सनैलिटीज अलग अलग है, मगर हर पर्सनैलिटी का अपना तरीका है। खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और मीडिया जगत में या आपका जो भी चैनल है, जो वो ऐसे लोग अब कम बचे हैं, तो धरोहर ही है समझ लीजिए एक तरीके से। नहीं, धरोहर है। मैंने भाजपा वालों से भी टफ सवाल पूछे हैं, और मैं टफ सवाल टाइगर पूछता हूँ। टाइगर जो है वो रेयर स्पीशीज है। हिंदुस्तान में 5,000 टाइगर, पूरी दुनिया में 5,000 टाइगर बचे हैं, जिसमें से 3,000 इंडिया में। आप वही लोग हैं जो रेयर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वरना थैंक तो यू सो मच। वरना तो यहाँ एंकर की आंख टेढ़ी भाजपा वाले से ज्यादा होती है। जी अच्छा, जी। ऐसा बोल दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। हमने कहा यार आप लोग वो लोग ज्यादा होमवर्क करके आते हैं, बीजेपी स्पोक पर्सन से ज्यादा होमवर्क एंकर करके आता है। बिल्कुल भाई, उनको उनको वो भी, पर मेरा वही कहना है ना कि एक वही वाली बात है कि पहले कांग्रेस ये करती थी, अब बीजेपी वाले कर रहे हैं, वही वाली बात है, कुछ नया नहीं। करती मैं मानता हूँ इस बात को। उसकी जो हम्म, इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा हुई है, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने भी यही सब किया है, एकदम हाँ, कुछ इसमें गलत नहीं है, यही सब करके आए हैं। उदाहरण तो जी। उन्होंने ही सेट किया है। लेकिन अब जो बीजेपी उदाहरण सेट कर रही है ईडी सीबीआई वाला ना, ये ये वाला बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब दूसरे लोग आएंगे और आपके साथ करें, आपको बहुत बुरा लगेगा। राही हो जाएगी। हाँ 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 आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, मैं एक चैनल पे कहने पे मजबूर हो गया कि भाई दिन पलटते हैं, भाई मत करो ऐसा। मतलब आपने इंतहा खत्म कर दिया। आजम खान साहब हो कोई हो, आजम खान साहब एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, कोई पर्सनली जाकर रामपुर में पता करे, उनकी ईमानदारी पे तो कोई दुनिया का आदमी सवाल ही नहीं उठा सकता। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैं बाकी आपसे उनके अग्री नहीं निर्णय करता हूँ गलत इस मुद्दे पे। है। मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ इस मुद्दे पे, आजम खान साहब वाली बात पे। बट वही वाली बात है कि जितने ईमानदारी की ईमानदार बात सारे पॉलिटिशियन है, उतने ईमानदार वो भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक तरीके की जो मामलात हैं पॉलिटिक्स में, वो मंत्री बनने के बाद उससे वो दूर रहते थे, ये बात है। लेकिन उसको उस एक्सटेंट तक ले जाना, ये भाजपा का जो एग्जाम्पल सेट करना चाहती है वो ना, कि हम बहुत एक्सटेंट तक ले जाएंगे वो चीजें। मतलब जब अगर मान लीजिए कुछ पलटा तो क्या होगा, जी 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 जी। तब तो हम भी तैयार बैठे। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, अब आप, शिष्टाचार जो है, हाँ, शिष्टाचार बहुत जरूरी वो खत्म होता जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो खत्म दोनों है। तरफ से होना है। चलिए लास्ट में एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, ये बहुत जी। इंटरेस्टिंग शेर दिखा था, उनका नाम था राहत इंदौरी साहब। अरे राहत के, इंदौरी क्या कहें, हम फैन हैं के उनके। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा हाँ। तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। चलिए सर, चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।